let's start. Question number 1 is a particle is confined to the region x is greater than 0. It is very important information. X is greater than 0 by a potential which increase linearly. Ux is equals to u नॉट into x. अगर आप u नॉट x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका x और y एक्सिस के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन चले जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स सिंगल अगर आप देखेंगे तो ये उस तरह का पोटेंशियल हमको गिवन है। क्वेश्चन ने ये भी दिया हुआ है द पोटेंशियल विच इंक्रीज लीनियरली, तो उसको ये हमें जो इक्वेशन उसमें दी है इसको देने की भी जरूरत नहीं थी। बिना इस ux इक्वल टू ux के भी हम समझ जाते हैं कि हमारा पोटेंशियल लीनियरली वेरी कर रहा है। एंड द क्वेश्चन आस्क द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टेम्परेचर T इज। तो क्वेश्चन ने जो है बेसिकली मीन पोजीशन पूछी है या बोलिए आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है। उस केस में हमें क्या करना होगा, जनरली जो हमको क्वेश्चन ने ऑप्शन दिए हुए हैं वे ऑप्शन इस तरह से kVt अपॉन u नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज kVt का होल स्क्वायर अपॉन u नॉट। ऑप्शन नंबर सी इज kVt अपॉन u नॉट एंड द ऑप्शन नंबर डी इज u नॉट kVt। तो बेसिकली जो हमारी एनर्जी की एक्सपेक्ट, और अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन द अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कि प्लस एक्स एक्सिस में भी जा सकता था माइनस एक्स एक्सिस में भी जा सकता था, तो उस केस में इसका सीधा आंसर 0 होता, क्योंकि हम जब एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो इतना ही पॉजिटिव में होगा इतना ही नेगेटिव में होगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें दिया पार्टिकल इज कन्फाइंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, उस केस में एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर हो जाएगी इज इक्वल टू kT एंड ux इज इक्वल टू kT, और सिंपल x की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी वो kT अपॉन u नॉट के बराबर हो जाएगी। आपको पता है किसी भी टेम्परेचर पे जो पार्टिकल की जो थर्मल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट kT के बराबर होती है। वैसे तो हाफ ऑफ kT के बराबर होती है, लेकिन हाफ का ऑप्शन में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है तो इसलिए हमने सिर्फ kT ही लिया है। तो यहाँ से जो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो kT अपॉन u नॉट के बराबर आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगर आपको इस तरह से कुछ भी दिमाग में सॉरी क्लिक नहीं करता है तो उस केस में आप सिंपल डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ux आपका जो है वो एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी। उस केस में u नॉट x जो है डायमेंशन की एनर्जी की डायमेंशन के बराबर होगा, और एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2 के बराबर होती है। और यहाँ से आप u नॉट की डायमेंशन निकाल लेंगे, और इसमें सिंपली आप u नॉट अगर पुट करेंगे जो आपका ए बी और सी ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ ए नोट, सिर्फ पॉइंट नंबर जो हमारा ऑप्शन ए है वही उस डायमेंशन एनालिसिस को सेटिस्फाई कर पाएगा, बाकी और कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। जैसा कि जीबीटीएस जी आपको अपने प्रीवियस क्लास में लगातार बता रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर टू भी यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। A particle is in one dimension potential has the wave function psi x is equals to 1 upon under root a exponential of minus mod of x upon a, where a is a constant. It follows that for a positive constant b naught then the potential bx, मतलब कि हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन आस्क कि ये वेव फंक्शन जिस पोटेंशियल के से एसोसिएटेड है वो पोटेंशियल किस तरह का दिखेगा, हम लोग को पोटेंशियल किस तरह का होगा। जैसे कि मैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में साइज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन a sin n pi x अपॉन a की वैल्यू अगर आपको दे देता हूं और आपसे पूछता हूं पोटेंशियल किस तरह का होगा, तो आप बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है हमारा 0 है, क्योंकि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में पोटेंशियल 0 होता है। इसी तरह से क्वेश्चन ने हमें साई x की वैल्यू दी हुई है और फिर हमसे पोटेंशियल पूछा है। क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि पहले हम सारे के सारे पोटेंशियल को यूज करें और उसके बाद में वेव फंक्शन कैलकुलेट करें, तब हमको पता लग पाएगा। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी किसी वेव फंक्शन में मोड का साइन आता है, मोड ऑफ एक्स होता है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल की कोरस्पोंडिंग होगा। यानी कि इसके आंसर में सिर्फ आपको ड्रैग डेल्टा फंक्शन ढूंढना है जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है, और अगर ड्रैग डेल्टा किन्हीं दो ऑप्शन में होता तो हमें किन्हीं दो ऑप्शन के कोरस्पोंडिंग फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता। तो लेकिन अभी हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही आंसर में ड्रैग डेल्टा फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड द पोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल्टा x माइनस ए इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू a, कुछ इस तरह का प्लॉट होगा जैसा कि आप मेरे कर्सर के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे। और यहाँ पे डेल्टा x, सिर्फ डेल्टा x इक्वल टू 1 होगा x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 0 आप ले सकते हैं, इट इज 1 एट x इक्वल टू 0।
एंड इट इज नॉट इक्वल टू इट इज 1 एट x इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 नहीं होगा तब ये वेव फंक्शन 0 होगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये फंक्शन सूट कर जाता है और बाकी सब पे इसकी वैल्यू 0 रहती है। The question number 3 is also very interesting question. The symmetric form of the ground state wave function in the one dimensional potential. एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है and the question has asked कि उसका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा वो किस तरह से दिखेगा, हमको वो किस तरह का होगा। क्वेश्चन है सबसे पहले दिया है b नोट x is equals to b नोट when a is greater than equal to mod of x। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके अकॉर्डिंग रेस्पेक्टेड प्लॉट भी किया हुआ है। bx is equals to b नोट फॉर a is greater than equal to mod x। तो हमारा कुछ इस तरह का, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन से सिर्फ हमें इतना पता लगता है कि जब माइनस एक्स से पहले और प्लस एक्स से पहले जो हमारा पोटेंशियल है वो सिर्फ बी नॉट है, बाकी रीजन में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन माइनस एक्स से प्लस एक्स तक जो पोटेंशियल की वैल्यू है बी नॉट है। फिर क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन दी गई है बी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन ए इज लेस देन ऑफ मोड एक्स एंड इज लेस देन एल, यानी कि मोड एक्स जो है एल से भी छोटा है और उतनी रेंज में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। यह आप देख सकते हैं 0 टू एक्स बी नोट है, 0 टू माइनस एक्स भी पोटेंशियल बी नोट है, एंड x टू l और x टू माइनस l इसकी वैल्यू जो इतने रीजन में है और ये इतना रीजन जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 दी गई है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन दी है पोटेंशियल के बारे में, ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। bx इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन bx इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू l, यानी कि अगर आप l से बाहर की बात करते हैं तो पोटेंशियल सूट कर गया, इन्फिनिटी है, और प्लस मतलब प्लस एल पे भी इन्फिनिटी है, माइनस एल पे भी इन्फिनिटी है। अब आपको सिर्फ इतना ग्राफ देखने की जरूरत है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो इस तरह से बिहेव करेगा। अब अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इस बी नोट से कम होगी, लेट अस सपोज फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी बी नोट से कम होगी तो वेव फंक्शन आपका इस रीजन में भी लाइज करेगा और वेव फंक्शन आपका इस रीजन में भी लाइज करेगा। क्योंकि ये फाइनाइट पोटेंशियल है, बी नोट की वैल्यू जो आपको यहाँ पे दी हुई है फाइनाइट है, और जब भी हमारा पोटेंशियल फाइनाइट होता है तो हमारा वेव फंक्शन उस पोटेंशियल में एक्सपोनेंशियली डीके करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब आपको एक फाइनाइट पोटेंशियल स्टेप को आप सॉल्व करते हैं उसमें पोटेंशियल आपका और डीके करता है, एक्सपोनेंशियली डीके करता है। आपने एक टनलिंग प्रॉब्लम भी आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम उसको सॉल्व करते हैं तो जितना हमारा टनलिंग रीजन होता है उस रीजन में भी हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है। और इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं जो कि हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के दोनों साइड में जो हमारे वेव फंक्शन होते हैं वे एग्जैक्ट बाउंड्री पे 0 नहीं होते, जबकि बाउंड्री से एक्सपोनेंशियली डीके होते हुए जब जाकर के 0 होते हैं, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल फाइनाइट नहीं है। ये सारी कंडीशन बी नोट पोटेंशियल पे अप्लाई होगी, क्योंकि माइनस एल पे और प्लस एल पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो एग्जैक्ट माइनस एल और एग्जैक्ट प्लस एल पे आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इससे बाहर आपका जो वेव फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके सामने एक दीवार है, वो एक फाइनाइट पोटेंशियल है, अगर आपके पास में एक हथौड़ा है तो आप उस हथौड़े से उस दीवार पे मार के उस दीवार के उस तरफ जा सकते हैं, तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी देन यू कैन क्रॉस दैट वॉल विद द हेल्प ऑफ हैमर, जो आपके पास में हथौड़ा है। ये तो आपका फाइनाइट पोटेंशियल का केस हो गया। इनफाइनाइट पोटेंशियल का केस, जैसे कि आपके पास में एक हथौड़ा है और आप हिमालय पर्वत पे हथौड़ा मार के छेद करना चाह रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाएगा। आपकी मतलब कि प्रोबेबिलिटी, आपका वेव फंक्शन उस तरफ होगा, आप उसको तोड़ के उस तरफ चले जाएंगे, वो एकदम 0 है। तो इस केस में वेव फंक्शन सिर्फ पोटेंशियल पे ही 0 हो जाता है। जैसे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एग्जैक्ट एज पे वेव फंक्शन 0 हो जाता है, जबकि पोटेंशियल स्टेप पे एग्जैक्ट 0 नहीं होता, और आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वहां पर भी एग्जैक्ट 0 नहीं होता है। अब इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपको पहले आप ऑप्शन नंबर हम बी से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बी पॉइंट है, अगर आप बी में देखेंगे तो माइनस एल से वेव फंक्शन स्टार्ट हुआ, माइनस ए पे 0 हो गया, माइनस एल पे 0 था, इट कैन बी पॉसिबल, पर माइनस ए पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डीके होना चाहिए दोनों तरफ में, तो हमारा बी गलत हो गया। अगर आप सी की बात करें तो यह माइनस एल पे 0 है, प्लस एल पे भी 0 है,
लेकिन पोटेंशियल जो स्टेप बीच में बी नोट हाइट का था उसमें वेव फंक्शन इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है। इट इज नॉट पॉसिबल। आपका जब भी पोटेंशियल स्टेप होगा वहां पे आपका वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली से डीके कर सकता है, वहां पे आपका जो वेव फंक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। एंड इन केस ऑफ द ऑप्शन नंबर डी, माइनस एल पे ये माइनस इंफिनिटी नेगेटिव साइड में दिया हुआ है, इट कैन बी ओके, बट एट एक्स इक्वल टू 0 टू ए जहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल है, अगेन वेव फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, शूट कर रहा है, जो कि फाइनाइट पोटेंशियल में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो माइनस एल पे 0 है, प्लस एल पे 0 है, एंड माइनस ए जहां से हमारा पोटेंशियल स्टेप शुरू हो रहा है जो कि बी नोट हाइट का दिया हुआ है, वहीं से वेव फंक्शन ने डाउन होना शुरू कर लिया और यहाँ पे भी वेव फंक्शन डाउन हो रहा है। इट मींस द ऑप्शन ए कैन बी द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर सच काइंड ऑफ पोटेंशियल which is given in our question. I hope you understand. The next question. क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाने की इसमें कोशिश की गई है। आप देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द पोटेंशियल b ऑफ x इक्वल्स टू k अपॉन 2a 1 माइनस e की पावर ax स्क्वायर, वेयर x एंड a आर पोजीशन is a positive constant. If the particle execute the simple harmonic oscillator around x equal to 0, the quantum mechanical 0 point energy. देखिए, जब भी आपको पोटेंशियल में कहीं एक्स स्क्वायर दिख जाए या वेव फंक्शन में भी कभी आपको एक्स की पावर में स्क्वायर, वेव फंक्शन में भी वन डायमेंशनल के ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर देखिए समझ लीजिए द प्रॉब्लम कैन बी, यू कैन रिलेट दैट प्रॉब्लम विद द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये बी एक्स का मेरे को पोटेंशियल दिया हुआ है और क्वेश्चन ने पूछा कि 0 पॉइंट एनर्जी कैसे किस तरह से होगी, तो मेरे पास में एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस पोटेंशियल को यूज उठाऊं, यहाँ से श्रोडिंगर इक्वेशन में रखूं, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करूं, आफ्टर दैट मेरे को एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी, उस एनर्जी आइगन वैल्यू से मैं पता लगा पाऊंगा। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल के केस के लिए, जो कि बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है, उसके लिए सोल्व करना भी बहुत मुश्किल है। तो एग्जाम में तो आप हम भूल ही सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन में किस तरह से दिया हुआ, बी ऑफ एक्स इक्वल टू के अपॉन 2a 1 माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर, 0 पॉइंट एनर्जी पूछी है जो कि 4 ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे देखिए, बी ऑफ एक्स इक्वल टू के अपॉन 2a 1 माइनस e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल को ओपन कर दिया, जैसे कि आपको पता है e की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से ओपन किया जा सकता है। मैंने सेम तरह से इसको ओपन करने की कोशिश की, 1 माइनस 1 प्लस माइनस एक्स आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर फैक्टोरियल 2 आएगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे 1 माइनस इसको ओपन करेंगे, मैं एक्स की पावर माइनस फॉर्म टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे दिया है अराउंड एक्स इक्वल टू 0, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 के अराउंड ही मूव कर रहा है, यानी कि एक्स की जो हायर पावर होंगी वो और भी कम हो जाएंगी। अब यहाँ से आप देखेंगे बी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका प्लॉट इस तरह से होता है, जो कि सिंपल वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। और वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी का हमको पता है, जो कि हमारी हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है, एंड हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 एच क्रॉस ओमेगा को अंडर रूट के अपॉन एम हम लिख सकते हैं, और एच क्रॉस को अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 एच क्रॉस का स्क्वायर के अपॉन एम हमको आंसर मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए पे बैठा हुआ है। तो आप मतलब ये भी सोच लीजिए, कभी कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम में मिल सकती है जहाँ पे एक सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन भी होगी, हमेशा आपको एक लॉन्ग रूट ही यूटिलाइज नहीं करना है। और क्वेश्चन ने एक्स पोटेंशियल की पावर में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 0 पॉइंट एनर्जी की बात कर रहा है, ऊपर से उसने हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का यूज करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a particle is confined to a one dimensional harmonic oscillator, potential in the region x0 is less than x is less than infinity, at x equal to 0 there is an infinite barrier, the energy level of the particle are separated by, okay, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी हमें क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये 0 टू इन्फिनिटी है, और एट एक्स इक्वल टू 0 क्वेश्चन ने इनफाइनाइट पोटेंशियल दिया हुआ है। तो जनरली जो हम स्टडी करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो जो इस फिगर नंबर 1 में अब यहाँ पे दिखाया हुआ है, बी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर हमें होता है, दोनों साइड में सिमेट्रिक होता है। लेकिन इसने ये कुछ हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है, जो कि x इक्वल टू 0 और x की प्लस साइड में हमको होगा,
और x इक्वल टू 0 पे एक इनफाइनाइट बैरियर है, मतलब आपका पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी और x इक्वल टू इस रीजन के बीच में है, जितना ये रीजन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये जो रीजन दिया हुआ है इस रीजन में कन्फाइंड है। तो ये एक हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इसको भी एक सोल्व करने का तरीका होता है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो हमारी एनर्जी होती है वो n+1/2 h क्रॉस ओमेगा दी जाती है, आप सबको पता होगा। और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो हमारी एनर्जी En है वो 2n+3/2 h क्रॉस ओमेगा के इक्विवेलेंट दी जाती है। इसका भी एक छोटा सा प्रूफ है जो कि हम फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर से हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में ड्राइव कर सकते हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको पर्सनली बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका यूज किया है। अब उसने हमें एनर्जी लेवल के स्पेसिंग की का पूछा है कि एनर्जी लेवल के स्पेस जो स्पेसिंग होगी उसमें कितना डिफरेंस होगा। तो अगर मुझे एनर्जी लेवल के स्पेसिंग को ज्ञात करना है तो उसके लिए मुझे हायर में से जस्ट लोअर वाले को, अगर मैं हायर एनर्जी स्टेट से जस्ट लोअर वाले को डिफ्रेंशिएट तो मतलब माइनस कर दूंगा तो मेरे को एनर्जी स्पेसिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैंने En+1 कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो मैंने n की जगह पे n+1 ले लिया है। तो यहाँ पे 2 × n+1 + 3/2 h क्रॉस ओमेगा माइनस का En यहाँ पे माइनस करूंगा, तो इस केस में आप देख सकते हैं इट इज -2n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा, and I can take out h cross omega from both of these two terms, and after that we will get 2n from here, and then 2 + 3/2 - 2n - 3/2, and you can see that 2n can be cancelled out with the 2n, and 3/2 will cancel out with the -3/2, and in that case you will see 2h cross omega En+1 minus का En is equals to 2h cross omega, और दिस इज द एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन द हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक चीज हमको ये पता लग रही है, दूसरी चीज ये सारे के सारे इक्वली स्पेस होंगे क्योंकि डिफरेंस हमारा जो है वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से अपना क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जो चार ऑप्शन है, हाफ h क्रॉस ओमेगा, h क्रॉस ओमेगा, 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 2h क्रॉस ओमेगा, तो ऑप्शन नंबर डी 2h क्रॉस ओमेगा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कुछ लोग जो जो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो फिर हाफ h क्रॉस ओमेगा भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हमको पोटेंशियल प्रोफाइल जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देके जाएगा। ए फंक्शन of the form x² - 2 e⁻⁴ can represent the state of one-dimensional harmonic oscillator, one-dimensional quantum mechanical system in। तो ये जो हमारा वन डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है जो भी हमको ये दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है इट्स ये ग्राउंड स्टेट में है, या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, एंड ए सुपर पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जो इसने सबसे पहले हमको टर्म दी हुई है e⁻⁻⁴, आपको इसको देखते ही समझ जाना है कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू द वेव फंक्शन व्हिच इज एसोसिएटेड विद द हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के हमारे वेव फंक्शन में ये एक्सपोनेंशियल वाले इस तरह की टर्म आ जाती है। तो हमें यहाँ से सीधा सॉरी यहाँ से हमें सीधा पता लग रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। प्लीज 1 मिनट। अब यहाँ पे देखिए द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर के कुछ वेव फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश की है। ये मेरा हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है। n = 0 के लिए वेव फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां पे मेरा पोटेंशियल खत्म हो रहा है वहीं पे वेव फंक्शन 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एकदम इनफाइनाइट नहीं है, पोटेंशियल धीरे धीरे इनफाइनाइट हो रहा है, और बहुत एक्स की बहुत ज्यादा बड़ी दूरी पे जाने के बाद में पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। तो मेरा वेव फंक्शन एट शार्प जहां पे मेरा पोटेंशियल 0 हो रहा है वहां पे वेव फंक्शन 0 नहीं होगा, वो एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। खैर ये दूसरी बात थी। अब अगर आप n = 1 के लिए प्लॉट करेंगे तो वेव फंक्शन इस तरह का, n = 2 के लिए प्लॉट करेंगे वेव फंक्शन इस तरह का, n = 3 के लिए प्लॉट करेंगे इस तरह का। यहाँ पे आप देख सकते हैं n = 0 में वेव फंक्शन में कोई भी नोड नहीं है, n = 1 में वेव फंक्शन में एक नोड है। नोड का मतलब आपका वेव फंक्शन कितनी बार x = 0 वाली लाइन को टच होके जा रहा है। तो यहाँ पे x = 0 वाली लाइन को एक बार टच करके गया, यहाँ पे x = 0 वाली लाइन को 2 बार टच करके गया, यहाँ पे x = 0 को 3 बार टच करके गया। ओके, आप इसमें ये वाली लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके 0 होता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि n = 1 में n = 1 के लिए 1 नोड है, n = 2 के लिए 2 नोड है, एंड n = 3 के लिए 3 नोड है। बेसिकली
तो जो हमारा स्टेट होंगी कि किसी भी nth स्टेट में कितने नोड होंगे वो n-1 से हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि अगर n इक्वल टू 1 की बात करें तो n-1 नोड होंगे, अगर 2 की बात करें तो अगर 2 की बात करें तो 2-1 नोड होंगे। इस तरह से हम नोड्स को नोड दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप वेव फंक्शन को देखिए, साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने साई एक्स को 0 रख दिया है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया हो, तो एक्स है प्लस माइनस 2, यानी कि यहाँ पे वेव फंक्शन जो है 2 बार 0 को टच कर रहा है। और 2 बार 0 को हमारा किस स्टेट में टच कर रहा है, इसमें 1 बार टच कर रहा है और इसमें 2 बार टच कर रहा है। ठीक है, इसमें 2 बार टच कर रहा है, तो वेव फंक्शन जो होगा हमारा, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो जो वेव फंक्शन है वो हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट से एसोसिएटेड है। और हमारा एन की वैल्यू अगर हमारी 3 आई है तो उस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारे थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मैंने भी कई बार ऐसे क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में गलत किए हैं कि 3 मिल गए यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। हमेशा पहली वाली को ग्राउंड स्टेट कहा जाता है और बाकी सब स्टेट एक कम हो जाती है। n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और n इक्वल टू 2 के लिए जो है हमारी ये थर्ड स्टेट है लेकिन सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो जो आंसर आपका होगा वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसी के साथ मेरे सारे क्वेश्चन आज एंड हो गए हैं एंड नाउ सेशन इज ओपन फॉर योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ पार्टिसिपेंट। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका भी कोई क्वेश्चन है अगर है तो। सर लास्ट क्वेश्चन में सुपर पोजीशन के लिए कैसे चेक करेंगे? सुपर पोजीशन हम इसमें नहीं चेक कर सकते क्योंकि सुपर पोजीशन हमारा उस केस में होता है जैसे कि मतलब कि जो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं। जैसे आप अगर बात करें जैसे हाइड्रोजन एटम लें तो हाइड्रोजन एटम में या तो मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा, लेकिन एल और एम का कहीं सुपर पोजिशन देखा जा सकता है। लेकिन सुपर पोजिशन यहाँ पे तो सुपर पोजिशन नहीं हो सकता पार्टिकल। या हमें ऐसा कुछ हो या मतलब कि अगर वेव फंक्शन सपोज करो इस तरह से दिया होता, एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ई की पावर माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर उसने एक्स की पावर 3 माइनस 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर दिया होता यहाँ पे, तब हम कह सकते थे कि ये सुपर पोजिशन स्टेट हो सकती है। क्योंकि एक टर्म से हमको 2 नोड मिल रहे थे, एक टर्म से हमको 3 नोड मिलते, तब हम कहते कि सुपर पोजिशन टाइप की कोई स्टेट है। उस केस में सुपर पोजिशन वाला ऑप्शन हो सकता था। आप समझ पा रहे हैं? ओके सर। जी सर, जी सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? आपका नाम क्या था? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पॉइंट आउट किया। सर आशुतोष मिश्रा। ओके मिश्रा जी, कोई और? सर हम ये इस क्वेश्चन में इस तरह से मतलब जान रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में इंटू और एक्स ए स्क्वायर था तो ब्रैकेट ओपन करते और फिर से जब एक्स स्क्वायर था और उसके बाद आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं आप? हेलो, करते आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेजें प्लीज। किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। हम कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 जो था, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 हाँ उसमें पहले ब्रैकेट को ओपन करके हाँ ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, फिर बिना मतलब एक्स का फिर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म। तो इस तरह से देखा जाता तो जो एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म वो हर्माइट पॉलिनोमियल का फंक्शन होता है जो सेकंड। यस मैं आप समझ रहा हूँ। आप हर्माइट पॉलिनोमियल लेके आ रहे हैं, वहां से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ नोड कैलकुलेट करके फिर मुझे हर्माइट पॉलिनोमियल की h1x कितना होता है, h2x कितना होता है, h0x कितना होता है, वो सबको भी मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे मैं अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और मुझे ये पता करना है कि उसमें कितने नोड है, वो अगर मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और मैं उसको प्लॉट करूं तो वो कितनी बार एक्स से होकर गुजरेगा, आप सिंपली उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दीजिए। आपको जितने सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स के, मतलब आपका जो उसका ग्राफ उतनी बार एक्स को टच करेगा। तो आप इसको इस मेथड से ज्यादा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हालांकि इफ यू नो अबाउट द हर्माइट पॉलिनोमियल इट इज मच बेटर फॉर यू
आप उससे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किसी और का कोई नो सर, तो उससे मतलब सुपरपोजिशन आता है ना, सुपरपोजिशन जो ऑप्शन डी होता है वो सही होता है आई थिंक, मेरे ख्याल से। माय डियर फ्रेंड, आपकी आवाज मैं बिल्कुल भी नहीं नहीं सुन पा रहा हूँ। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बोलिए। आप मुझे पर्सनली अपना क्वेश्चन एक बार लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। सर कितनी बार क्वेश्चन किए बताएंगे? हेलो हाँ बोलिए। सर, सेकंड क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन वी कैन सर। हमारे पास में टाइम ज़्यादा नहीं रहा है तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे जल्दी आता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो सिंपल है। Yes, sir. A particle in one dimensional potential has the wave function psi x equals to 1 upon under root 2 exponential of minus mod x upon a। देखिए, अगर आपके वेव फंक्शन में mod x है, कभी भी अगर आपके वेव फंक्शन में mod x है, तो ये इस टाइप का वेव फंक्शन हमेशा एक ऐसे पोटेंशियल से रिलेटेड होगा जो कि डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल होगा। आपके पास में ये एक ऑप्शन ये भी है कि आप सारे के जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन सबको ट्राई करें और सबको फिर श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, लेकिन वो बहुत ज्यादा टफ मेथड हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे ऑप्शन में हमको सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ, माइनस का बी नो डेल्टा ऑफ एक्स, तो ये इसका आंसर सिर्फ सी ही होगा क्योंकि वेव फंक्शन में मोड है। आपने कभी किसी वेव फंक्शन में मोड नहीं देखा हुआ, चाहे वो हार्मोनिक ऑसिलेटर रहा हो, पोटेंशियल बोल रहा हो, और तुम्हारा हाइड्रोजन एटम रहा हो या हीलियम एटम, किसी का भी रहा हो, तो उस केस में सिर्फ आपके पास में डेल्टा एक्स ही एक ऑप्शन बचता है। हाँ, अगर यहाँ पे मेरे को पास 2 ऑप्शन में डेल्टा एक्स होता है, अगर कुछ इस तरह से होता है कि बी नो डेल्टा एक्स और फिर दूसरा होता कि माइनस बी नो डेल्टा एक्स माइनस के ए, इस तरह से अगर होता तब जाकर के मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन इसमें तो क्लियरली हो जाएगा। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? और मेरा एक आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हो सकता है कि हम जूम प्लेटफॉर्म को छोड़ के गूगल मीट या किसी और प्लेटफॉर्म पे आए, तो आपको फिर उस प्लेटफॉर्म को अपने लिए मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा और उसी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे वो सारे के सारे आपके लिए डिलीवर किए जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, हम कंटिन्यूसली यूट्यूब पे भी अपने लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं, आप उनको भी देखिए। अगर आप उनको जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप जितनी बार उनको देखोगे तो वहां भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।